हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 जनवरी 2022 के सेकंड पेपर का बाल विकास का पेपर सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाल विकास का जो आज का फर्स्ट प्रश्न है वो है, विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विकासात्मक कार्य। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है, विकासात्मक कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विकास डैश एक 1 नंबर शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कथन ए, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क आर, मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कि ए वाला कथन और इसका तर्क आर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थियों के एक समूह अपने खेल के मैदान के खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मीडिया की। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। तो उत्तर हो जाएगा इसका संतुलीकरण, ऑप्शन नंबर 4, संतुलीकरण। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाती है, संतुलीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह का उदाहरण है। तो यह उदाहरण है ऑप्शन नंबर 1, पाड़ का। किसका उदाहरण है? पाड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेव वाइगोत्स्की ने। किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? ये कहा है लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना है कि उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। उन्होंने बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, व्यावहारिक बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। विविध स्पष्टीकरण, रट कर याद करना और
शब्दशः, पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, बार बार, भेदन और अभ्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विविध स्पष्टीकरण। विविध स्पष्टीकरण एक ऐसा विकल्प है, एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। विविध स्पष्टीकरण एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? विद्यार्थी को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए? नहीं। स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है? गलत। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वे बच्चे जो कि अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे, अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, अधिक संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे, कम संभावना है कि वो समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों के विरुद्ध होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। गलत। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। सही। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना। बिल्कुल सही। कक्षा के अंदर बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। ये भी सही हो जाएगा। तो इसके जो आंसर हो जाएंगे 2, 3, 4, 2, 3 और 4 किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स? तो ऊपर तो तीनों में नहीं दिया है। नेक्स्ट 4th नंबर में दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? बच्चे का बौद्धिक स्तर, समकक्षियों की तुलना में छात्रा का संबंधित पद, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, कि बच्चा सामान्य नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। गत्यात्मक मूल्यांकन बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना। गलत। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। ये भी गलत। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। 1 मिनट फ्रेंड्स। विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना। ये आपका आंसर 1 मिनट फ्रेंड्स, पहले हम चारों को पढ़ लेते हैं। विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना। नहीं, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। और अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाए। विद्यार्थियों को उनके रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का प्रयोग, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति, सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं, सी परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुएं खो देता है। ये गुण निम्न में से किसके संकेतक हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को डैश उस
वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना, सहायक तकनीकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। या फिर 4th नंबर दे रखा है, जानकारी प्रकरण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। आपका फर्स्ट ऑप्शन इस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन सॉरी। ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती हैं? रट कर याद करना, सृजनात्मकता, कुंठा या प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सृजनात्मकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए? नहीं। केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दंड देना चाहिए? नहीं। उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए कथनीय अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। तर्क अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करें। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए। सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालय को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक क्षेत्रों को भी महत्व देना चाहिए। एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है उसे निर्मित करते समय यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। विद्यार्थी विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों पर एक ही क्षेत्र उपयोग नहीं। विभिन्न प्रयोग घटनाओं में सहसंबंधों को रेखांकित नहीं। विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधों को तलाशने के लिए कहना नहीं। गैर उदाहरणों और अपवादों को सम्मिलन का वर्जन। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को गैर उदाहरणों और अपवादों को के सम्मिलन का वर्जन नहीं करना चाहिए, वर्जन करना चाहिए, ये ऐसा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम, संरचनात्मक अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, रट्टा मार सीखना, दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? सजा से बचना, रुचि, इनाम, असफलता का डर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रुचि। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है रुचि। रुचि क्या है? एक आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थी के अधिगम में बाधक रहेगा? उत्सुकता, कृतज्ञता, जिज्ञासा, निराशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निराशा। निराशा का भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ लेता है। बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस जवाब को सिरे से नकार देना चाहिए? नहीं। इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है? नहीं। इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अधिगम का
सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सांस्कृतिक संदर्भ की महत्ता पर। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम सांस्कृतिक संदर्भ की महत्ता पर बल देता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो, अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह संदर्भित रूप में हो। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा अगर यह संदर्भित रूप में हो। फ्रेंड्स, 3 जनवरी 2022 के सेकंड पेपर के बाल विकास के पेपर के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।